अब हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और देसी रियासतों की जो संबंध थे उनके द्वितीय काल की जो 1813 से 1857 तक जो था उसमें उनकी जो पारस्परिक सर्वोच्चता थी या कंपनी की जो सर्वोच्चता देसी रियासतों पर थी उसके बारे में हम अभी तक चर्चा की। अब हम इसके आगे बात करते हैं। 1857 का विद्रोह और देसी राज्यों का ब्रिटिश सरकार के साथ कैसा संबंध रहा। 1857 के विद्रोह का क्या प्रभाव पड़ा, तो हम बात करते हैं कि नरेशों और नवाबों और सामंतों का कंपनी के प्रति विद्रोह था। तो 1857 के विद्रोह से अधिकांश नवाबों, नरेशों और सामंतों ने अंग्रेजों के विरुद्ध या कंपनी के विरुद्ध विद्रोह किया, परंतु यह भी सत्य है कि इस विद्रोह में अधिकांश नरेशों ने अपने भाइयों के विरुद्ध सहायता कंपनी को ही दी थी। यद्यपि सामंतों और नरेशों के सहयोग से कंपनी विद्रोह को दबाने में या नियंत्रित करने में सफल हो गई थी, पर भारत की शासन सत्ता ब्रिटेन सत्ता के हाथ में चली गई। इसके फलस्वरूप इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया ने भारतीय रियासतों के लिए भारत की साम्राज्ञी बन गई और भारतीय रियासतों के लिए साम्राज्ञी की हैसियत से नवाबों को खुश करने के लिए एक उद्घोषणा की और उस उद्घोषणा में कहा कि हम अपने अधीन वर्तमान सीमाओं को बढ़ाने का कोई इरादा नहीं रखते हैं और हम देशी नरेशों के अधिकारों, प्रतिष्ठा और मान मर्यादा का उसी प्रकार सम्मान करेंगे जिस प्रकार हम अपने लिए इन अधिकारों को सम्मान देते हैं। इसके अलावा भी ब्रिटिश सरकार ने कई अधिकार देशी नरेशों को लौटा दिए और उन्हें इस घोषणा के प्रति पूर्ण आश्वस्त करने की दृष्टि से सनदों का प्रचलन किया। आप जानते नहीं हैं और मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि सनद एक प्रकार की गारंटी पत्र, जिसे अब आप कह सकते हो सुरक्षा पत्र होती थी, जिसके माध्यम से नरेशों को आश्वस्त किया जाता था कि उन्हें तब तक कोई हानि नहीं पहुंचाई जाएगी जब तक कि वे सम्राट के प्रति आज्ञाकारी तथा संधियों, अनुदानों और निश्चय की उन शर्तों के प्रति आज्ञाकारी रहेंगे जिनके द्वारा ब्रिटिश सरकार के साथ उनका संपर्क होना प्रमाणित होता है। इस प्रकार ब्रिटिश सर्वोच्चता की बात अब सिद्ध हो जाती है। 1857 की क्रांति के पश्चात महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा के तहत सनद के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी ने, ब्रिटिश सरकार ने भारतीय रियासतों के साथ अपनी सर्वोच्चता सिद्ध करने की नीति अपनाई और इसके पश्चात एक विशेष नीति जिसे इतिहास में अधीनस्थ एकता की नीति कहते हैं, जो 1857 से 1947 तक अपनाई गई, वो एक विशेष प्रकार की नीति थी जिससे देसी रियासतों को ये जताया जाता था ब्रिटिश सरकार की तरफ से कि वो उनके अधीन एक हैं, अधीनस्थ एक हैं। इसकी 4 विशेष बातें थी। पहला, इस नीति के तहत वायसराय पद का सृजन हुआ जो देसी राज्यों में ब्रिटिश ताज का प्रतिनिधित्व करता था। दूसरा, देसी राज्यों के प्रति तुष्टीकरण की नीति अपनाई गई और सनद में देसी राज्यों की परंपराओं और उत्तराधिकार के नियम को भी स्वीकार कर लिया गया। और चौथे पॉइंट में उन्होंने ये तय किया कि सनदों में ये स्पष्ट कर दिया कि आवश्यकता पड़ने पर ब्रिटिश सरकार देसी राज्यों के आंतरिक मामलों में भी हस्तक्षेप कर सकेगी। यह स्पष्टीकरण ब्रिटिश सरकार की सर्वोच्चता देसी राज्यों में पूर्णतः स्थापित करने का है। अधीनस्थ एकता की कुछ कतिपय विशेषताएं थी जिनको हम आगे डिस्कस करते हैं। पहला, ब्रिटिश सरकार ने विस्तारवादी नीति का परित्याग कर दिया था। यद्यपि ब्रिटिश सरकार ने भारत के देसी राज्यों को सनदें प्रदान की, किंतु यह तभी तक क्रियान्वित रहती जब तक कि वे नरेश ब्रिटिश सरकार के स्वामी भक्त रहेंगे।
यह तय कर दिया गया कि वायसराय देसी नरेशों और ब्रिटिश ताज के बीच कड़ी बन गया है। ब्रिटिश सरकार की सर्वोच्चता स्पष्ट हो गई। देसी रियासतें ब्रिटिश प्रशासन की पूर्णतः इकाइयां बन गई। छोटी और बड़ी रियासतों में कोई भेदभाव नहीं रखा गया। इस प्रकार अधीनस्थ एकता की नीति अपनाई गई। अब हम बात करेंगे कि वो कौन से साधन थे, वो कौन से तरीके थे, वो कौन सी सिचुएशंस थी जिससे ये सिद्ध होता था कि देसी रियासतें ब्रिटिश सरकार के अंडर में हैं और उससे देसी रियासतों के ऊपर ब्रिटिश सर्वोच्चता सिद्ध होती थी। उन साधनों की हम बात करें, यानी कि ब्रिटिश सर्वोच्चता को थोपने के साधन, तो रानी विक्टोरिया ने अपनी उद्घोषणा में देसी रियासतों के साथ समानता का व्यवहार करने का विश्वास दिलाया था, परंतु वह समानता का आश्वासन काफूर हो गया। देसी राज्यों के नरेशों को शीघ्र ही ब्रिटिश सरकार द्वारा गुलाम बनाने का प्रयास किया गया और उनके साथ कहीं समानता प्रदान नहीं की गई। इस सर्वोच्चता को देसी राज्यों में व्यवहारिक रूप देने के लिए निम्नलिखित प्रयास किए गए। देसी राज्यों को प्रत्यक्ष रूप से रेजिडेंट के अधीन रखा गया। वे उनकी अनुमति के बिना स्वतंत्र रूप से कोई कार्य नहीं कर सकते थे। दूसरा, ब्रिटिश सरकार देसी राज्यों को युद्ध के शस्त्रों की अनुमति देने से अपनी संपूर्ण संप्रभुता, अपनी संपूर्ण सर्वोच्चता का परिचय देती थी। अपने राज्यों के उत्तरदायी पदों पर नियुक्ति करने से पूर्व नरेशों को ब्रिटिश सरकार की अनुमति प्राप्त करनी पड़ती थी। भारत की देसी रियासतों के नरेश अपने यहाँ कोई भी कानून बनाने से पूर्व भारत की केंद्रीय सरकार की अनुमति प्राप्त करते थे। ब्रिटिश सरकार की और भारत की केंद्रीय सरकार यदि नरेशों के विरुद्ध उनकी जनता की याचिका सुन सकती थी, अगर कोई अपील करता तो वो सुन सकते थे। देसी नरेशों को सीधे विदेशी शक्तियों के साथ संबंध स्थापित करने की छूट नहीं थी। भारत की केंद्रीय सरकार राज्य में अव्यवस्था और अराजकता फैलने पर राजा को राजगद्दी से हटाकर उसे दंडित कर सकती थी और विभिन्न अवसरों पर कलकत्ता और दिल्ली में दरबारों का आयोजन करके नरेशों को यह दर्शाया गया कि वे ब्रिटिश ताज के अधीन हैं। इस तरह ये कुछ साधन ऐसे थे जिनसे ये सिद्ध होता था कि देसी रियासतें अंडर में हैं और ब्रिटिश रियासतें उनके ऊपर है, ब्रिटिश सरकार उनसे ऊपर है संवैधानिक